हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। चाहे वो यूपी आर्मिनल हो, चाहे डीआरडीओ हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या इसरो हो, या फिर हो डीएमआरसी, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित इंडिया का कोई सा भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में पूछा जाने वाला एक ऐसा पार्ट जो कि लैंप है। इस क्लास में हम लैंप से संबंधित सवालों को हल करेंगे। दोस्तों, आप अभी लिख के रख लीजिए कि आप लैंप के बारे में कितना जानते हैं। फिर इस क्लास को कंप्लीट लेने के बाद आप फिर से अनुभव करना कि अब आप लैंप के बारे में कितना जानते हैं। बेहतर होगा दोस्तों आप इस क्लास को पूरा से पूरा देखें। आप यकीन मानिए कि जब आप इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, इसके बाद आप पहले से अधिक नॉलेज गेन कर चुके होंगे। तो दोस्तों, हम अपने क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुका है। अब ध्यान देना दोस्तों, पहली क्वेश्चन है कि कॉस्मिक रेज ईथर तरंग की वेव लेंथ तथा फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसका क्वेश्चन दोस्तों एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। आखिर में आपको यह भी तो पता लगना चाहिए कि वास्तव में यह कॉस्मिक रेज होती क्या है। तो सुनना मेरी बात को दोस्तों, ये जो वायुमंडल है, हमारी वातावरण है, इस वातावरण में कई सारे पदार्थ हैं। उनमें से कुछ पदार्थ ठंडी अवस्था में होते हैं, कुछ गर्म अवस्था में होते हैं। तो जब कोई पदार्थ ठंडी अवस्था में होती है तो वो सूर्य की किरण और तापमान को अपने अंदर स्टोर करती है, और जब कोई वस्तु गर्म अवस्था में होती है तो वो प्रकाश और तापमान को स्टोर तो करती है, साथ में ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित भी करती है। क्लियर। तो जब कोई ठंडी पदार्थ किसी तापमान को अपने अंदर स्टोर करती है तो वो साथ ही साथ बहुत ही कम अमाउंट में ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित भी करती है। आप इस फोटो को देखें दोस्तों, ये है एक पदार्थ जो कि बहुत अधिक गर्म नहीं, नॉर्मल गर्म है। ये क्या करेगी, प्रकाश की किरणों को अपने अंदर स्टोर भी करेगी, और इस गर्म वाले धातु, इस गर्म वाले पदार्थ के आमने सामने आप देखिए ऊपर नीचे हल्की हल्की किरण दिखाई दे रही है। ध्यान देना, किरण केवल इसके आसपास ही है। इसका मतलब यह है कि यह प्रकाश पूरी तरह से गर्म नहीं है, यह प्रकाश को स्टोर कर रही है, साथ में बहुत ही कम अमाउंट में प्रकाश को उत्सर्जित भी कर रही है। ठीक है। अब दोस्तों, जो कम तापमान यानी कि जो कम हीट है पदार्थ, वो जब प्रकाश को उत्पन्न करता है तो प्रकाश में जो प्रकाश की किरण होती है, उस किरण की जो वेव लेंथ होती है वो बहुत अधिक होती है। और जब हाई टेम्परेचर वाला कोई पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करता है तो उस प्रकाश में जो किरण होती है, उस किरण की जो वेव लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो हमें करना क्या है कि इसके वेव लेंथ को कम करना है, क्योंकि दोस्तों जब वेव लेंथ जितना अधिक होगा प्रकाश उतना ही कम दूरी तक ट्रेवल कर पाएगी। इसके वजह से हमें वेव लेंथ को घटाना है, जिसके कारण हमें इसे और हीट करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 300 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म कर देते हैं। सुनना ध्यान से, जब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो ये ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करना स्टार्ट कर देगा। तो जब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है, उस प्रकाश के किरण की तरंग दैर्ध्य है, उसका मान होता है 85 गुणे 10 की घात -6 मीटर। इस डेटा को नोट कर लीजिए। हमें क्या करना है, इस तरंग दैर्ध्य को घटाना है, इस वेवलेंथ को घटाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। तो जो इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई है दोस्तों, ये जो किरण की वेवलेंथ की लंबाई है, जब 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जब प्रकाश निकलता है तो उसका वेवलेंथ घट के हो जाता है 0.9 गुणे 10 की घात -6। दोस्तों, यहां पे हम डेटा को नोट करते चलते हैं। देखिए, जब उस पदार्थ को हमने 300 डिग्री केल्विन पर 300 डिग्री
सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया तो प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश का जो किरण था उसका वेवलेंथ थी 85 गुणे 10 की घात -6 मीटर। इसे हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने के बाद जो प्रकाश उत्पन्न होगी, उस प्रकाश की जो किरण है उसकी लंबाई होगी 0.9 गुणे 10 की घात -6 मीटर। यानी कि पहले 85 था, अब 0.9 आ गया। लेकिन दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसको और घटाना है। तो हम तापमान को और अधिक करेंगे। हम 2000 से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब पदार्थ को गर्म करेंगे तो इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो किरण उत्पन्न होगी दोस्तों, जो प्रकाश उत्पन्न होगी, उस प्रकाश की जो वेवलेंथ होगी वो 0.3 से 0.7 मीटर, कितना 0.3 से 0.7 मीटर के आसपास आ जाती है। दोस्तों जितना कम होगा वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ कम होगी प्रकाश उतनी ही दूरी तक ट्रैवल करेगी। तो अब दोस्तों जो प्रकाश होती है ना, अगर प्रकाश की वेवलेंथ अधिक है तो उस प्रकाश को हम अपने उपयोग में नहीं ला सकते। इसलिए जो इनकेंडेसेंट टंगस्टन लैंप वाली, जो टंगस्टन फिलामेंट वाली लैंप होती है, उसका जो तापमान होता है दोस्तों 2000 से लेके 2200-2300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होती है उस प्रकाश की वेवलेंथ 0.3 से 0.7 मीटर होती है। अब समझना, प्रकाश तो उत्पन्न हो गया, प्रकाश उत्पन्न हो गया दोस्तों। अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश में से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो जो उस प्रकाश से निकलने वाली किरण, यानी कि ये एक लैंप है, ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ये चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर रही है। ये क्या है, इस प्रकाश की किरण है। किरण दोस्तों बहुत सारे अलग अलग रंग के होते हैं। सभी रंग को हमारी आंखें नहीं देख सकती, सभी प्रकाश को हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो इसमें से कुछ ऐसे किरण हैं जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकती। उन्हीं किरण में से एक किरण है कॉस्मिक रेज, है ना। तो उन्हीं किरण में से एक है कॉस्मिक रेज, का मतलब होता है दोस्तों किरण, उसका नाम है कॉस्मिक रेज। तो आपको बताना है कि कॉस्मिक रेज ईथर तरंग की वेवलेंथ कितनी होती है। दोस्तों इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 की घात -14, 10 की घात -14, ये इसका वेवलेंथ होता है। क्लियर। और दूसरा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो नोट कीजिए 3 गुने 10 की घात 22 साइकिल प्रति सेकेंड मीटर, साइकिल प्रति सेकेंड मीटर। यानी कि एक सेकेंड में इतना साइकिल वो कंप्लीट करती है। 10 के आगे आप 22 जीरो लगा लीजिए, अरोड़ों करोड़ों दोस्तों संख्या आ जाएगी। इतना साइकिल एक सेकेंड में उत्पन्न करती है। क्लियर। तो ये है दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी का मान, और इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ होगी 10 की घात -14। क्लियर। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है। ऑप्शन है कि किट, बिट, नीट, मीन या कैंडल। बहुत ही दोस्तों प्यारा ऑप्शन है इल्यूमिनेशन। आप इल्यूमिनेशन को समझिए, यहां पे एक लैंप लगी हुई है। ये क्या है, एक लैंप। क्लियर। ये है दोस्तों फर्श। इस फर्श में 10 टाइल्स लगे हुए हैं। मान के चलिए कि इस फर्श में 4 टाइल्स हैं। ठीक है, 4 को ही ऑप्शन में लीजिए। तो जो कमरे के अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, तो जो ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है ये सभी टाइल्स में बराबर जाएगी। क्लियर है। सभी टाइल्स में इसकी किरणें क्या होगी, एक बराबर जाएगी। तो अगर आपको ये पता चल गया कि टोटल टाइल्स में, यानी कि सभी टाइल्सों में किरणें कितने हैं, अगर ये चीज आपको पता चल रहा है तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि एक टाइल्स में कितने किरण निकल सकती है, कितने किरणों का आवागमन हो रहा है, कितने किरण आ रही हैं एक टाइल्स में। दोस्तों जब आप किसी एक किरण को पढ़ते हैं, जब आप किसी एक किरण को पढ़ते हैं तो उसको किस नाम से कहते हैं, उसको किस नाम से पढ़ते हैं, उसको हमेशा निट नाम से पढ़ा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, उसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, निट,
क्या उसको पढ़ेंगे निट। कई सारे निट मिलके बनता है ल्यूमेन, कई सारे निट मिलके बनते हैं ल्यूमेन। ये निट कौन सी प्रणाली का मात्रक है, इकाई है, तो लिखना ये एमकेएस का, एमकेएस पद्धति का ये मात्रक होता है या इकाई होती है। क्लियर है निट। दोस्तों एमकेएस से भी एक बड़ी और यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं स्टेबल, या एमकेएस से भी एक और बड़ी पद्धति होती है। उस पद्धति में हम इल्यूमिनेशन की इकाई को स्टेबल कहते हैं और एमकेएस में हम इसको निट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने पर एक टंगस्टन लैंप में प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा या कुछ घट जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों। एक लैंप है, एक लैंप है, ये हमारी एक लैंप है, इसको हम यहां से फेज देते हैं, यहां से न्यूट्रल देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि प्रतिरोध अधिक से अधिक हो, क्योंकि प्रतिरोध जितना अधिक होगा तापमान उतना ही अधिक उत्पन्न करेगा, और जितना तापमान होगा दोस्तों प्रकाश उतनी ही अधिक होगी। क्लियर। तो हम फेज देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। हमें प्रतिरोध के मान को बढ़ाना है। अगर हम सप्लाई वोल्टेज Vs के मान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। सप्लाई वोल्ट बढ़ाते गए करंट का मान बढ़ता गया, सप्लाई वोल्ट बढ़ाते गए करंट का मान बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट इतना अधिक बढ़ जाएगी कि आपकी लैंप ही फ्यूज हो जाएगी, लेकिन प्रतिरोध का मान वही का वही रहेगा। यहां से पता चलता है कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है, करंट में। तो इसका आंसर क्या होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब से निकली प्रकाश के समूह को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पे है हमारी लैंप, ये है एक लैंप, ये है फर्श। इस लैंप से निकली हुई जो प्रकाश की किरण है इस फर्श पे पड़ रही हैं, इस प्रकार से इस फर्श पे ये पड़ रही हैं। अगर आपको यह कह दिया जाए कि इस कमरे का, इस फर्श के किसी इकाई क्षेत्रफल में कितने ल्यूमेन का प्रकाश पड़ रहा है, कितने ल्यूमेन का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इतने ल्यूमेन का प्रकाश पड़ रहा है। दोस्तों इसमें मान के चलिए कि एक ही किरण आ रही है, कोई कमरा है, उस कमरे का इकाई क्षेत्रफल है जिसपे केवल प्रकाश का एक ही किरण आ रही है, तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे दोस्तों प्रकाश का किरण। उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण। जब इन पूरे किरण को इकट्ठा आपको बताना है तो आप उसको फ्लक्स कहेंगे। क्या इसको नाम देंगे, फ्लक्स। समझने के लिए एक सटीक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 100 पैसे से मिलके बनता है 1 रुपए, आप उसको अब 100 पैसे नहीं 1 रुपए कहेंगे। एक रुपए का 100 सिक्का है तो वहां से बनता है 100 रुपए, उसको आप कहेंगे 100 रुपए। अगर 100 के 10 नोट हैं तो वहां से बनता है 1000, उसको आप इकट्ठा 1000 कहेंगे, ना कि ये कहेंगे कि 100 रुपए का 10 नोट है। तो इसी प्रकार से जब पूरे फ्लक्स को इकट्ठा कहा जाता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है फ्लक्स का। और फाइनली दोस्तों प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज का मतलब होता है फ्लक्स, पुंज का मतलब फ्लक्स होता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको देखिए, इस फोटो को आप देखिए, यहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है बल्ब, ये है बल्ब, और बल्ब से देखिए चारों तरफ लाइन के रूप में प्रकाश की किरण निकल रही हैं। किसी एक किरण का नाम आप अगर आपसे पूछा जाए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रकाश का किरण निकल रहा है, प्रकाश का रे निकल रही है। लेकिन सारे लाइनों को, जो प्रकाश की किरणें हैं, उन किरणों की सभी लाइनों को अगर एक साथ आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप उसको क्या नाम देंगे कि ये प्रकाश का फ्लक्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से प्रदीपन का व्युत्क्रम के वर्ग का नियम को सही साबित कौन करता है। ऑप्शन ए है कि प्रदीपन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
प्रदीपन दूरी के समानुपाती, प्रदीपन फ्लक्स के समानुपाती, या फ्लक्स के वर्ग के समानुपाती, या फिर कुछ नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको देना होगा इसका सही और सटीक आंसर। अब ध्यान देना, एक है बल्ब, ये है दोस्तों बल्ब, यहां पे सतह है, ये है बल्ब, यहां पे सतह है। बल्ब से जो प्रकाश निकल रही है वो इस सतह पे आके टकरा रही है, वो इस सतह पे आके टकरा रही है इस प्रकार से। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी स्क्वायर। कितनी दूरी है, डी स्क्वायर। दोस्तों अगर यही सतह यहां पे ना होके, यही सतह यहां पे ना होके यहां पे होती, तो ये सारे के प्रकाश क्या होता, यहां पे आती, और जो प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की जो क्षमता है वो अधिक होती है ना। यानी कि सतह जितना पास में रहेगा, अगर यही सतह यहां पे होती तो प्रकाश यहां पे और अधिक चमकीला होता, प्रकाश यहां पे और अधिक होती। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे देखिए यहां पे है दूरी डी स्क्वायर, अगर दूरी को डबल करेंगे तो 2d स्क्वायर हो जाएगी, दूरी को 3 गुना करेंगे तो 3d स्क्वायर हो जाएगी। जैसे जैसे दूरी को आप बढ़ाते जाएंगे जो प्रकाश का मान है वो घटता जाएगा। क्लियर, हमसे यही पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रदीपन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक फॉर्मूला होता है E समानुपाते 1/d स्क्वायर, यानी कि दूरी जितना बढ़ेगी ये E उतना ही घटेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन का प्रतिरोध गर्म की तुलना में तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों हमें पूछा गया है कि एक टंगस्टन का प्रतिरोध है ना, एक टंगस्टन है वो ठंडी अवस्था में है ना, वो ठंडी अवस्था में है तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, 15 गुना होता है। कितना, इसका जब ये ठंडी अवस्था में होगी तो इसका प्रतिरोध दोस्तों 15 गुना होगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी लैंप का अवपात गुणांक कैसा होगा। दोस्तों थोड़ा आप इस अवपात गुणांक को डिटेल से समझिए कि अवपात गुणांक होती क्या है। समझना, आप एक लैंप लाइए, बिल्कुल नई लैंप, एलईडी लैंप, और एक नए और फ्रेश कमरा में जहां पे पुताई दोस्तों बिल्कुल नई होगी, कमरा बिल्कुल नया होगा, लैंप भी नई होगी, उस कमरे के अंदर आप लैंप को जलाइए। फाइनली क्या आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि बहुत अधिक वहां पे प्रकाश मिलेगा आपको। वजह क्या है वो अभी पता चलेगी। अब क्या करते हैं कि कुछ दिन बीतने दीजिए, कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि कमरा भी वही रहेगी, लैंप भी वही रहेगा, लेकिन प्रकाश वही नहीं, वो चेंज हो चुकी होगी। वजह क्या है, क्योंकि जो कमरा है उस कमरे में जो दीवार है, दीवार में धूल धुआं ये सब क्या होगा, उस दीवार में चिपक चुका होगा। उसी प्रकार से दोस्तों जो लैंप है, लैंप की जो ग्लास होती है उस ग्लास में भी धूल वगैरह सब इकट्ठा हो चुके होंगे। तो जो फाइनली जो लैंप प्रकाश उत्पन्न कर रही है वो प्रकाश लैंप से बाहर ही पूरी तरह से नहीं निकल पा रही है, और जो कुछ भी निकल भी रही है तो वो दीवार में जाके दीवार उसको अवशोषित कर ले रही है। दीवार में जो गंदगी चिपका हुआ है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। जब वही दीवार बिल्कुल फ्रेश थी तो प्रकाश जाके दीवार पे टकराती थी और फिर से वापस आ जाती थी। तो नए कमरा और नए बल्ब में प्रकाश अधिक होता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोस्तों प्रकाश कम होती जाती है। तो अवपात गुणांक यही चीज होता है, ठीक है ना, अवपात गुणांक यही चीज है। ये क्या कहता है कि स्वच्छ होने पर प्रकाश कितना है और वास्तव में प्रकाश कितना है। यानी कि इसका दोस्तों जो अवपात गुणांक है इसका औसतन मूल्य यानी कि औसत मान होता है, ये लगभग 0.8 होती है, 0.8। क्लियर है। लेकिन अगर ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है स्वच्छ होने पर प्रकाश बटा वास्तविक प्रकाश, अगर इसको आप इंटरचेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, पहले आप लिखिए वास्तविक प्रकाश और स्वच्छ होने पर प्रकाश। जब इस
फॉर्मूला को आप चेंज कर देंगे तो इसका जो मान निकल के आता है वो 1.4 से 1.7, ये इसका अवपात गुणांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सिस्टम में कितना प्रतिशत प्रकाश ऊपर की तरफ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए कि एक इनडायरेक्ट प्रकाश सिस्टम है ना, उसमें जो प्रकाश है वो ऊपर की तरफ कितना जाता है। आप दोस्तों अर्ध प्रत्यक्ष के बारे में जब पूछा जाए तो लिखना अर्ध प्रत्यक्ष के लिए होगा 60 से 90। 60 से 90% बल्ब से निकली हुई जो प्रकाश है वो छत की तरफ चली जाती है, बाकी की नीचे आती है। अगर आपसे प्रत्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि जो प्रत्यक्ष प्रकार की प्रकाश व्यवस्था सिस्टम है इसमें प्रकाश नीचे की तरफ कितना आती है, तो लिखना 10 से 90% नीचे आती है, बाकी दोस्तों बहुत ही कम प्रकाश ऊपर जाती है। आप एक चीज देखना दोस्तों, एक लैंप है, ये एक लैंप है ना, यहाँ पे 2 टर्मिनल होंगे फेस और न्यूट्रल की। तो आपने देखा होगा कि एलईडी लैंप में अक्सर यहाँ पे कुछ लेप किया हुआ होता है व्हाइट कलर का। उसका मतलब क्या है, वहां पे लेप क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्रकाश है ये ऊपर की तरफ ना जा पाए, ये ऊपर की तरफ ना जा पाए, अधिक से अधिक प्रकाश नीचे की तरफ आए, है ना। इसीलिए यहाँ पे एक व्हाइट कलर की कोटिंग किया गया होता है, जिसकी वजह से प्रकाश ऊपर बहुत कम जाती है, केवल 10% ही प्रकाश जाती है, बाकी 90% प्रकाश नीचे आती है। अगर आपसे ये कह दे कि 50-50 किस में होता है, तो आपने शादियां मेलों में देखा होगा कि जो फुलझड़ियां होती हैं उनमें से जो कलरफुल प्रकाश निकलती है वो चारों तरफ एक बराबर निकलती हैं, 50-50% है ना। तो उनमें दोस्तों उन प्रकाश व्यवस्था में 50% प्रकाश चारों तरफ फैलती है, ऊपर भी उतना ही जाता है, नीचे भी उतना ही जाता है, क्योंकि सजावटी दोस्तों अगर सजावट का जो कलर है, जो प्रकाश है वो चारों तरफ जाएगी तो ही वो अच्छी दिखेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रम स्विच में प्रयोग किया जाने वाला मोटर किस प्रकार की होती है। छोटी डीसी मोटर, सिंगल फेज मोटर, छोटी सिंक्रोनस मोटर या शेडेड पोल मोटर या फिर निम्न गति की 3 फेज मोटर। दोस्तों जो ड्रम स्विच है, ये ड्रम स्विच क्या है कि एक प्रकार का प्रकाश व्यवस्था प्रणाली है जो कि बड़े उत्सवों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां से सप्लाई लेने के लिए एक ड्रम स्विच लगी होती है, उसमें एक मोटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो मोटर होती है सिंगल फेज की। कौन सी होती है, वो सिंगल फेज की छोटी मोटरें होती हैं। और दोस्तों उसमें से उस मोटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, निम्न गति वाली सिंगल फेज की मोटरें होती हैं जिसको ड्रम स्विच में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद क्वेश्चन इतना ही है। तो दोस्तों इस क्लास से अब आप कितना सीख पाए, लैंप के बारे में आपने कितना कुछ जानकारी इकट्ठा किया, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।